नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श गुरु आपका अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल आदर्श गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं कल के ऑफलाइन टेस्ट के बारे में। तो कल जो हमने ऑफलाइन टेस्ट लिया था उसके पूरे डिटेल्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या मिल रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लॉन्च डीडी सक्षम स्कीम इन कोलैबोरेशन विद विच अमेरिकन कंपनी। हाल ही में भूपेंद्र यादव ने डीजी सक्षम स्कीम लॉन्च किया था, तो किस अमेरिकन कंपनी के साथ मिलकर ये स्कीम की लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि डीजी सक्षम स्कीम क्या है। तो डीजी सक्षम स्कीम है युवाओं को एक डिजिटल स्किल प्रोवाइड करती है ये स्कीम। और ये स्कीम जो लॉन्च किया था वो मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया था। अब भूपेंद्र यादव के पास कौन कौन सी मंत्रालय है, तो यहाँ पर आप देखिए कि एक तो इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम एंड रोजगार मंत्रालय, और इसी मंत्रालय के जरिए ये डीजी सक्षम स्कीम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, दूसरा इनके पास मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी मंत्रालय है। यानी कि इनके पास दो मंत्रालय है, एक तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक, हम बात करते हैं कि किस अमेरिकन कंपनी के साथ मिलकर इस स्कीम की शुरुआत हुई है। तो ये आपकी चार कंपनी यहाँ पे दिख रही है, चारों अमेरिका की कंपनी है। इनमें से माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर इसकी शुरुआत हुई है। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ मिलते हैं सत्या नडेला, और ये भारतवंशी हैं सत्या नडेला। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन मिलता है यहाँ पर कि ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंट्रोड्यूस देयर विच प्रोग्राम इन COP26 मीटिंग हेल्ड इन ग्लासगो। ठीक है, हाल ही में जो ग्लासगो में COP26 की मीटिंग हुई थी, इसमें नरेंद्र मोदी भी गए थे। तो सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पर ये ग्लासगो जो शहर है कहाँ किस देश में पड़ता है, तो ग्लासगो शहर पड़ता है स्कॉटलैंड में। ठीक है, ये ग्लासगो शहर कहाँ है, तो स्कॉटलैंड में है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा प्रोग्राम ISA ने लॉन्च किया था। तो यहाँ पे देखिए कई सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं, चार ऑप्शन है, चारों सिमिलर ऑप्शन है, और इसी तरह आपको एग्जाम में भी सिमिलर ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपका, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। हमारे सोलर सिस्टम में एक सन है, ठीक है, एक दुनिया है और एक ग्रिड। बेसिकली ISA का काम क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का काम क्या है, सोलर एनर्जी से बिजली बनाने का काम है। इसीलिए उसने जो स्कीम की लॉन्चिंग की है वो इसी से रिलेटेड है, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। सबसे मेन बात यह है कि ISA का हेडक्वार्टर भारत में ही है, और भारत के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। ये पहला ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। ये पहली बार ऐसा हुआ है, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसमें बहुत सारे देश हैं। हाल ही में 101वां मेंबर इसमें शामिल हुआ है, कौन सा, अमेरिका 101वां मेंबर किसमें शामिल हुआ है, तो अमेरिका 101वां मेंबर जो है ISA में शामिल हुआ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है। ठीक है, भारत इसका अग्रणी मेंबर है। भारत और फ्रांस इसके अग्रणी देश हैं जो जिनकी पहल से ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। ठीक है, तो आने वाले समय में सोलर एनर्जी से ही हम लोग को काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सोलर एनर्जी से बिजली बनाने पे खर्चा भी कम आता है, और दूसरा चीज़ ये कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। ठीक, कहा जा रहा है कि देखिए भारत में सबसे ज़्यादा बिजली किससे बनती है, तो भारत में सबसे ज़्यादा बिजली बनती है कोयले से। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC, तो सबसे ज़्यादा थर्मल पावर से ही हमारे यहाँ बिजली बनाई जाती है। ठीक, उससे एनवायरनमेंट को भी खतरा होता है, कोयला भी हमारे यहाँ कम हो रहा है। तो अगर ये हमको एक सब्स्टिट्यूट ऑप्शन मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है, और एक तरह से अच्छा भी है। अगर आपको अपना मौका मिले तो अपने घर पे जरूर सोलर पैनल लगवाएं इसको। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं
और आगे हम बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा मिल रहा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ पर विच पीएससी कंपनी नाउ गेट इट्स स्टेटस ऑफ महारत्न कंपनी रिसेंटली। हाल ही में कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी, पीएससी का मतलब है पब्लिक सेक्टर कंपनी, जिसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ये 4 वो कंपनी है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी कंपनी का महारत्न दर्जा दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे इसके आंसर की। तो इसका आंसर होगा आपका पीएफसी। ठीक है, पावर फाइनेंस कंपनी, पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कंपनी, इसको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब ध्यान से समझिएगा कि महारत्न कंपनी जो है वो अभी कितने हैं इसको लेकर, तो इसको लेकर महारत्न कंपनी हो जाते हैं 11। ठीक है, यानी कि इसके पहले 10 थे और अब पीएफसी को लेके 11 कंपनी हो चुकी है महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनी यानी कि एक प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ये निवेश कर सकते हैं। महारत्न कंपनी का स्टेटस ये बताता है। ठीक है, तो बहुत सारे महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, जैसे आपका भेल है, बीपीसीएल है, गेल, एचपीसीएल, बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं। तो 10 कंपनी आपकी महारत्न कंपनी है। ठीक है, तो इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इसके बारे में हम बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, अब इन 10 के नाम लिखना हो तो चलिए इसको 10 को नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सी कंपनी आती है। तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, एनटीपीसी जिसका अभी मैंने अभी नाम लिया था, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, तीसरा है आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक, चौथा है आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ओएनजीसी। ठीक है, पांचवा है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। छठा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सातवां है आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक, आठवां है एचपी बचा हुआ ना, एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। 9th नंबर आपका आता है कोल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, 10 नंबर आपका आता है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड। और 11वां नंबर जो हाल ही में ऐड हुआ वो है पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, ये 10 आपके महारत्न कंपनी है। ठीक, 11 आपकी महारत्न कंपनी है, कुछ मेरी रत्न कंपनियां भी हैं और कुछ नवरत्न कंपनियां भी हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। ये हमारा चौथा क्वेश्चन देखिए कौन सा आता है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन आता है रिसेंटली इंडिया पार्टिसिपेट इन 18th इंडिया आसियान समिट, विच ऑफ दिस नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान। हाल ही में इंडिया जो है वो आसियान समिट पार्टिसिपेट किया था, इंडिया आसियान समिट। अब आपको यहाँ पे बताना है कि आसियान में इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है। ठीक है, कौन सा मेंबर नहीं है। तो आसियान होता क्या है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, अब जरा साउथ ईस्ट एशियन नेशन में देखेंगे तो इसमें कुल कितने मेंबर हैं, तो इसमें 10 मेंबर हैं, साउथ ईस्ट के 10 मेंबर हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कौन सा नहीं है। तो पहले हम बात कर ले कौन सा है 10, तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, इंडोनेशिया की। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, इंडोनेशिया। एक तो इसका सदस्य है इंडोनेशिया। मलेशिया इसका सदस्य है। ठीक है, मलेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया। ठीक, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, म्यांमार। ठीक है, ब्रुनेई, फिलीपींस। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 7वां मैं यहां लिख दे रहा हूं, लाओस। ठीक है, 8वां लिख लीजिए थाईलैंड।
थाईलैंड, ठीक है, और नाम लिख लीजिए वियतनाम, वियतनाम, और 10वां लिख लीजिए सिंगापुर, ठीक है। तो ये 10 मेंबर किसके हैं, तो आसियान के मेंबर हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से मिल रहे हैं आप, तो म्यांमार है, मलेशिया मिल रहा है, सिंगापुर मिल रहा है। इसका मतलब कि मालदीव इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, मालदीव इसका सदस्य नहीं है, ठीक। ये बात हो गई क्लियर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 5वें क्वेश्चन पे। तो हमारा 5वां क्वेश्चन यहाँ पर मिलता है, रिसेंटली Hwasong 8 is a hypersonic missile testing by which country, ठीक है। हाल ही में एक Hwasong 8 मिसाइल जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, काफ़ी इसका चर्चा हुआ था, वो किस देश ने लॉन्च किया था, या किस देश ने टेस्टिंग किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया अगल बगल देश हैं, ताइवान और चाइना अगल बगल देश हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह आप जानते ही हैं कौन है, किम जोंग उन। तो वो यही सब पागलपन वाला काम करता रहता है। हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड होती है, हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड होती है 6000, करीब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होती है, ठीक है। और एक होती है आपकी सुपरसोनिक मिसाइल। तो यदि सुपरसोनिक मिसाइल है तो इसकी स्पीड होगी करीब 1400 kmph इसकी स्पीड होती है, ठीक है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल 6000 kmph मतलब बहुत तगड़ा मिसाइल है। तो किसने इसकी टेस्टिंग की थी, तो नॉर्थ कोरिया ने की थी, और नॉर्थ कोरिया हाइड्रोजन बम की भी टेस्टिंग कर चुका है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो आगे हमारा क्वेश्चन मिलता है, इंडियाज फर्स्ट सिटी वेयर रोपवे विल यूज फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। भारत का वो पहला शहर कौन सा है जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में रोपवे का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा आपका वाराणसी। हाल ही में नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विजिट करने गए थे, वहीं पर इसका इन्होंने उद्घाटन किया था, ठीक है। ये अगर आप में से कोई बनारस का रहने वाला होगा तो देखिएगा कि ये कैंट, जो न्यूज़ हमको मिलता है वो कैंट स्टेशन से ये निकलता है रोपवे, और शायद ये गदोलिया तक जाता है, ठीक है, ऐसा न्यूज़ में कुछ आ रहा था। ये करीब 5 किलोमीटर के आसपास इसका डिस्टेंस है, जो 5 किलोमीटर पे कवर करता है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में रोपवे यूज करने वाला इंडिया तीसरा देश बन गया है, ठीक है। ये थर्ड कंट्री बन गया है जहां पर इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में रोपवे का यूज हो रहा है। तो थर्ड कंट्री, पहली कंट्री है बोलिविया, बोलिविया पहली कंट्री है, और दूसरी कंट्री मैक्सिको है, ठीक है। तो 2 कंट्री, पूरे विश्व में 2 कंट्री हैं, और तीसरा इंडिया बन गया है जहां पर इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा हमारा अगला क्वेश्चन है। तो 7वां क्वेश्चन हमको मिलता है, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ यूपी गवर्नमेंट स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो यूपी गवर्नमेंट की स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट ऐसा जो वहाँ पर एक उसकी पहचान बना देगा। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर मिलती है यहाँ पर बी ऑप्शन आपका कंगना रनौत, ठीक है। मैक्सिमम केंद्र सरकार के स्कीम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मैक्सिमम केंद्र सरकार की स्कीम के अमिताभ बच्चन। यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट की बात हो रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो ऐसी स्कीम जो आपके क्षेत्र में कुछ ऐसा हो जो प्रचलित हो, वो आपके शहर का उसको प्रोडक्ट को बना दिया जा रहा है, उसकी शहर में पहचान बना दी जा रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं गोरखपुर का हूँ, तो गोरखपुर में टेराकोटा इसका जो प्रोडक्ट में शामिल किया गया टेराकोटा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं कि अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हु इज द न्यू आईबीए चेयरमैन। आईबीए यानी कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जिसमें पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए के गोयल, यही इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा कि आईबीए इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, सारे बैंकों का एक एसोसिएशन बना है, उसी के ये क्या है चेयरमैन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ते देखते हैं आगे कौन सा हमें क्वेश्चन मिल रहा है। तो आगे देखिए जो क्वेश्चन मिलता है वो 9 क्वेश्चन है, और 9 क्वेश्चन क्या कहता है, 9 क्वेश्चन ये पूछता है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश, इनमें से कौन सा देश टॉप पे पोजीशन पे था। तो पहले हम बात कर लेते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में कुल कितने देश शामिल किए गए थे। तो 192 देश इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, टॉप पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में 2-2 देश हैं। तो इनमें जो पहला वाला जोड़ा है सिंगापुर और जापान, ये क्या होगा, ये टॉप पे होगा। अच्छा, इसमें एक और देखिए डी जो ऑप्शन देख रहा है, जर्मनी और साउथ कोरिया, ये सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, और ये फर्स्ट पोजीशन पे है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके देश के नागरिक 192 देशों में बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पूछता है, आगे ये पूछता है, इसी से रिलेटेड आगे अगला क्वेश्चन है हमारा कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि 192 देश इसमें शामिल किए गए थे, तो इनमें इंडिया की रैंक पूछ रहा है। तो इसमें इंडिया की रैंक कितनी मिल रही है, तो ये बी ऑप्शन आपको मिलेगा, बी यानी कि 19th रैंक है, 90 रैंक है इनकी। तो अब इंडिया का पासपोर्ट 192 देशों में 90 नंबर पे आता है, जिसमें 58 देशों में, ये कितने देश में यात्रा कर सकते हैं वीजा फ्री, तो 58 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, तो जापान और सिंगापुर के लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। खाद्य सुरक्षा में भारत की पोजीशन कितनी है। तो खाद्य सुरक्षा में भारत की पोजीशन कितनी मिलती है यहाँ पे, तो 71 पोजीशन मिलती है। ठीक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 71 पोजीशन मिलती है। अब यहाँ पे बात करें कि कितने देशों को शामिल किया गया है, तो 113 देशों को इसमें शामिल किया गया है। जैसे भारत की रैंक मिलती है कितनी, 71 रैंक मिलती है। ठीक भाई, हमारे देश की आबादी कितनी है, तो हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा के मामले में भारत 71 नंबर पे है। ठीक है, 113 देशों में भारत कितने नंबर पे है, 71 नंबर पर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडेक्स वाले क्वेश्चन जितने होते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी इंडेक्स वाला क्वेश्चन मिल जाता है हमें। तो इंडेक्स वाला क्वेश्चन क्या मिलता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की पोजीशन कितनी मिलती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भूखमरी में भी भारत बहुत पीछे है, और भूखमरी में भारत की रैंक मिलती है 101। ये बहुत बेकार रैंक है, 101 रैंक। अच्छा, कितने देश शामिल किए गए थे, तो आउट ऑफ 116 देशों में भारत की रैंक कितनी, 101। ये बहुत बेकार रैंक है। हमारे यहाँ आज भी लोग भूख से, हर साल 1 लाख लोग मर जाते हैं भूख से। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आपका भी दायित्व बनता है कि खाना वगैरह बचाइए। पहले मैंने बताया कि फूड सिक्योरिटी में भारत की रैंक कितनी है, 71 नंबर पे है। ठीक, फिर मैंने बताया कि अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की कितनी है, तो 101वें नंबर पे है। ठीक है, तो दोनों में हमको रैंक अच्छी करनी होगी। ठीक, जब तक खाना बचेगा नहीं, ठीक है, तो भूख से लोग मरते रहेंगे। इसलिए खाना बचाना भी जरूरी है और लोगों को खाना पहुंचाना भी जरूरी है। ठीक है, तो रोटी बैंक एक NGO चला था, जो जिसने चलाया था बनारस का रहने वाला था, कोरोना में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, शायद आप लोगों ने देखा होगा किसी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन। अब यहाँ से मेरा हिस्ट्री शुरू होता है, यहाँ से क्या हो जाता है, हिस्ट्री शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन मिलता है कि बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कब हुई थी। बौद्ध धर्म की 4 संगति हुई थी। पहली बात, बौद्ध धर्म की कितनी संगति हुई थी, तो 4 हुई थी। यहाँ पे कौन सा पूछ रहा है, चतुर्थ वाला पूछ रहा है, मतलब लास्ट वाला पूछ रहा है। तो लास्ट वाली जो संगति हुई थी वो ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 1 होगा ईस्वी। ठीक है, ईस्वी में हुई थी। अच्छा, 100 ईस्वी में हुई थी। इस समय किसका शासन था, तो कनिष्क का शासन था। ठीक है, कनिष्क के राज में बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति हुई थी। इसका ऑप्शन होगा ए,
100 ईस्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है, तो आगे हमको मिलता है कल्प सूत्र की रचना किसने की थी। तो सबसे पहले बात जान लीजिए, कल्प सूत्र जो ग्रंथ है वो किस धर्म से रिलेटेड है। तो कल्प सूत्र ग्रंथ जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, कल्प सूत्र ग्रंथ किससे रिलेटेड है, तो जैन धर्म से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको 4 नाम दिख रहे हैं। 4 नाम में नागार्जुन भी बौद्ध धर्म से थे, शून्यवाद के प्रवर्तक, ये शून्यवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं, भारत के शून्यवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं, और भारत के आइंस्टीन कहे जाते हैं नागार्जुन, ये बौद्ध धर्म से थे। ठीक, वसुमित्र जो हैं वो कनिष्क के जो बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति हुई थी, तो वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म से ये भी थे। मोगालीपुत्तिस्क अशोक के समय अध्यक्ष बनते हैं। अशोक के समय बौद्ध धर्म की तृतीय संगति होती है, उसके अध्यक्ष होते हैं मोगालीपुत्तिस्क। यानी कि नागार्जुन, मोगालीपुत्तिस्क और वसुमित्र, ये तीनों किस धर्म से हैं, तो बौद्ध धर्म से हैं। और कल्प सूत्र कौन से ग्रंथ, कल्प सूत्र जो है वो किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। यानी कि ऑप्शन क्या बचता हमें, भद्रबाहु। यानी कि इसकी रचना किसने की थी, तो भद्रबाहु ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या मिलता है, तो अगला क्वेश्चन हमें मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भूकंप के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिले थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भूकंप के साक्ष्य हमको मिलते हैं कहाँ से, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो कालीबंगन कहाँ पड़ता है, कालीबंगन पड़ता है राजस्थान में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन जो स्थल मिलता है हमें, वो कहाँ मिलता है, राजस्थान में मिलता है, इंडिया में मिलता है। क्योंकि कई सारे स्थल कहाँ चले गए हैं, तो कई सारे स्थल पाकिस्तान में चले गए। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है कालीबंगन, यहीं पे हमको भूकंप के सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में मांडा है। ठीक है, बनवाली कहाँ है, हरियाणा में है। ठीक है, ये हरियाणा में है। और ऊपर जो आपको दिख रहा है लोथल, ये कहाँ है, गुजरात में। यानी कि ये चारों ऑप्शन इंडिया में है। ठीक, पाकिस्तान में क्या चला गया है, पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो चला गया है, चन्हूदाड़ो चला गया है। ठीक, तो बहुत सारे स्थल जो हैं वो पाकिस्तान में चले गए हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, तो कालीबंगन इसका ऑप्शन होगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन मिलता हमें। तो नेक्स्ट मिलता सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक, कठोपनिषद में क्या मिलता है हमें, तो कठोपनिषद में हमको मिलता है यम नचिकेता संवाद। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद मिलता है। ठीक, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है, मुंडको उपनिषद से मतलब है। तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। तो आगे हमें मिलता है यजुर्वेद का एक उपवेद क्या है। तो देखिए यहाँ पर 4 आपको दिए गए हैं, ये चारों उपवेद के नाम हैं। तो ये जो आयुर्वेद उपवेद है वो किसका है, ये आयुर्वेद उपवेद ऋग्वेद का है। ठीक है, गंधर्व वेद किसका है उपवेद, तो गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, सामवेद का ये उपवेद है। शिल्प वेद किसका है, तो शिल्प वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है, अथर्ववेद का ये उपवेद है। जबकि धनुर्वेद किसका है, धनुर्वेद आपका यजुर्वेद का उपवेद मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि जो धनुर्वेद है यजुर्वेद, इसके रचयिता कौन हैं, तो इसके रचयिता है विश्वामित्र। इन्होंने ही भगवान राम को युद्ध कला सिखाया था और ब्रह्मास्त्र दिया था, विश्वामित्र। ठीक है, तो यही धनुर्वेद के रचयिता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। तो आगे हमको मिलता है 18 पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने किया था। पाटलिपुत्र जो वर्तमान का पटना है, वर्तमान में इसी नगर को हम लोग क्या कहते हैं, पटना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इस नगर का स्थापना किसने किया था।
तो यहाँ पे देखिए उदायन ने किया था। ठीक है, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदायन, शिशुनाग, इनमें से उदायन ने इस नगर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी भी बनाया था। अपनी राजधानी भी बनाया था इसने। अपनी राजधानी भी इसने बनाया था कहाँ? तो पाटलिपुत्र में। जबकि बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह में थी। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? राजगृह में थी। अजातशत्रु की राजधानी भी राजगृह में थी और शिशुनाग की राजधानी भी राजगृह में थी। तो उदायन की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र में थी और इसी ने ही इस नगर की स्थापना की थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो आगे हमको मिलता है हु इज द नेवी चीफ, हु इज द न्यू नेवी चीफ, नए भारत के नए नेवी चीफ कौन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं आपको। तो जो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिल रहा है आर हरि कुमार, यही भारत के नए नेवी चीफ हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो करमबीर सिंह का स्थान लिया है। तो ये ओल्ड थे, यानी कि ये पहले थे और ये न्यू हैं। ठीक है, तो इन्होंने करमबीर सिंह का स्थान लिया है, यानी कि आर हरि कुमार इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन मिलता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? यूपीपी का पेपर था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछ लिया। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो प्रयागराज में है। बहुत लोग लखनऊ लाके चले आएंगे, लेकिन इसका आंसर होगा प्रयागराज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हु इज द सिविल एविएशन मिनिस्टर? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सिविल एविएशन मंत्री कौन है? तो यहाँ पर देखिए पहले कौन थे? हरदीप सिंह पुरी थे, लेकिन अभी कौन है? जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ठीक है, 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो मंत्रालय 2019 के बाद चेंज हुआ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया है। ठीक है, सिविल एविएशन मिनिस्टर। ठीक, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस पार्टी में थे, अब ये भाजपा पार्टी में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक है, नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। राजीव कुमार इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, यानी कि उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, और सुब्रमण्यम बाद पहले थे। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। ठीक है, दूसरे से 7वें मंडल, यहाँ पे आप लिखे दूसरे, तीसरे, 7वें, ये सब जो मंडल है, 7वें मंडल है, ये सब जो पुराने मंडल है, जबकि 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, आंसर इसका क्या होगा? 3रा मंडल। ठीक, 3रे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक, ये गायत्री मंत्र है। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म की प्रथम संगीति के अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जैन धर्म की प्रथम संगीति पूछ रहा है, तो प्रथम संगीति की अध्यक्षता की थी किसने? स्थूलभद्र ने की थी। ठीक है, स्थूलभद्र ने की थी, जबकि भद्रबाहु जो है इसी के काल का था और भद्रबाहु उस समय जो शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके साथ चला गया था। ठीक है, इनके साथ ये साउथ चला गया था, कर्नाटक चला गया था, साउथ इंडिया में, जबकि स्थूलभद्र वहीं रह गए थे, पटना में, यानी पाटलिपुत्र में ही रह गए थे। ठीक है, तो स्थूलभद्र ही प्रथम संगीति के अध्यक्षता किए थे। ठीक, ध्यान दीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? शासक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन मिलता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का चिन्ह क्या था? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिएगा सिंह था, सिंह था महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का जो चिन्ह था वो था सिंह, यानी कि शेर। ठीक है, गज किसका था? तो आजितनाथ का था। गज किसका था? आजितनाथ का चिन्ह था, जबकि वृषभ ऋषभदेव का था। ऋषभ देव का ये चिन्ह था, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, उनका ये चिन्ह था। ठीक है, जबकि अश्व यानी कि घोड़ा किसका था? संभवनाथ का था। ठीक है, संभवनाथ का था। ठीक, संभवनाथ का ये था। अब यहाँ पे देखिएगा कि
कि बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये जो सिंह क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि अंतिम तीर्थंकर थे, तो सिंह किसका था? महावीर स्वामी का था। ये 24वें थे, ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ऋषभ देव कौन से थे? ऋषभ देव थे पहले तीर्थंकर। ठीक, अजीत नाथ थे दूसरे और संभवनाथ थे तीसरे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा आंसर उसका दिया गया था। तो ये था आपका 25 क्वेश्चन। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। और आने वाले जो भी एग्जाम हो रहे हैं लेखपाल के, उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं किस स्तर के क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के। ठीक है, बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन आपके लिए छांट के बना के लेकर आ रहा हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया था कि मैं क्या करता हूँ, मैं खुद ही अपना कंटेंट तैयार करता हूँ, औरों की तरह नहीं हूँ। ठीक, जो लोग किसी और को कंटेंट बनाने के लिए दे देते हैं, लेकिन नहीं, मैं खुद बनाता हूँ, मैं ही उस पर रिसर्च करता हूँ। ठीक, तो ये आपको यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन बताए हैं। किसी ना किसी एग्जाम में ये 25 क्वेश्चन आपको जरूर ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।